हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ हमारे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे और सब खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, बहुत बच्चों ने जो भी नए बिगनर्स हैं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, कई लोगों ने मुझे कहा कि सर कहाँ से शुरू करें, कैसे तैयारी करें और यूपीएससी में क्या क्या आता है, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसके संबंध में हमको विस्तार से बताइए। व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर मैंने ज़रूर बता दिया थोड़ी संक्षिप्त में, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों को सिलेबस की जानकारी पहले होनी चाहिए, एग्ज़ाम के प्रोसीड्योर की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और फिर उसके बाद कहाँ से क्या पढ़ना है, सिलेबस पूरी तरह से विस्तार से जानना चाहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले मैं भी यूपीएससी को लेकर चलूँगा, फिर बाद में बीपीएससी पे आऊँगा। पहले मैं यूपीएससी पर आज बात करूँगा कि यूपीएससी की जो तैयारी हम लोग करेंगे, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है, उसमें क्या उसका प्रोसीड्योर है, ठीक है, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो ये एग्ज़ाम जो है वो 3 स्तरों पर ये एग्ज़ाम होता है। पहले पार्ट में प्रिलिमिनरी यानी कि पीटी होता है, प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं उसको, प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं उसको। यानी पहले स्क्रीनिंग होती है, बहुत बच्चे होते हैं और उन बच्चों में एक ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम्स लेकर के उनको स्क्रीन करके निकाला जाता है। कुछ बच्चों, फिर उस कुछ बच्चों में मेंस का एग्ज़ाम होता और फिर मेंस का एग्ज़ाम के बाद जो रिटन होता, उसके बाद उसमें से कुछ उत्तीर्ण होते हैं, 2.5 गुना लिया जाता है, पदों का 2.5 गुना, और उसमें से फिर उन बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता। ये 3 प्रोसीड्योर हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के। अब हम आते हैं उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट पे। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्रारंभिक एग्ज़ाम है, इसके 2 पेपर होते हैं जो सबके लिए एक ही समान है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि पेपर चूज करना, सबके लिए एक है। और वो प्रिलिमिनरी जो पेपर है उसमें फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज़ है और दूसरे पेपर में सीसैट है, ठीक है। पहला जो पेपर है जनरल स्टडीज़ का, वो 200 मार्क्स का होगा और उसमें टाइम जो अलॉटेड है वो 2 आवर्स के, 2 घंटे का है। और इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 100 होगी, 100 होगी। लेकिन उसमें ये है कि 1/3 निगेटिव मार्क है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 कट जाता है। इसीलिए आंसर देने में सतर्कता बरतनी है, अंदाज से नहीं मारना है, अन्यथा उससे निगेटिव जो है वो ज़्यादा होगा तो फिर आपको वो बाहर कर सकता है स्क्रीनिंग से। इसलिए परफेक्ट जब याद हो तभी उस पर अटेम्प्ट लेना चाहिए। फिर उसके और तरीके हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। सारे प्रश्न जो होते हैं वो एमसीक्यू के ही होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, उन ऑप्शन में से उस किसी एक को चुनना है। जो भी प्रश्न में दिया है उसी के अकॉर्डिंगली उसका उत्तर देना। ये हमारे फर्स्ट पेपर के। इसमें जो सब्जेक्ट है वो भी मैं चर्चा करता चलूँ, इसमें किस किस एस्पेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो तमाम साइंस कार्य वाले एस्पेक्ट भी आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आ जाता है। और नई नई जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वो भी आता है, और जिसमें कंप्यूटर भी शामिल कर लीजिए आप। और इसके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है, बहुत प्रमुखता के साथ पूछा जाता है। इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी शामिल किया गया। पहले इकोलॉजी वगैरह नहीं था, अब तो इकोलॉजी वगैरह ज़्यादा शामिल हो गया। हम लोग के समय में बहुत कम था, मेंस में था, पीटी में नहीं आया करता था। तो अब जो है वो सब ऐड कर दिया गया, क्योंकि पर्यावरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा। तो एक ब्यूरोक्रेट को इस जानकारी होनी चाहिए, इन सब पर ज़्यादा इम्फेसिस डाला जा रहा। तो अब ये सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं पीटी में। इसी 100 क्वेश्चंस के अंदर में सारे एस्पेक्ट्स को छू देता, ठीक है। अब सेकंड पेपर में जो सीसैट है, ये जो है अब क्वालिफाइंग कर दिया गया। बीच में एडिटिव था लेकिन अब क्वालिफाइंग है। 33% ही आपको
अंक लाना, यानी मेरिट में ये शामिल नहीं होगा। यानी जब पीटी कंप्लीट करने वाले में क्या, हाँ लेकिन सीसेट में अगर 33% नंबर नहीं आया तो आपको उस 200 मार्क्स में कितना भी नंबर आए आप नहीं आ पाएंगे। 33% इसमें लाना अनिवार्य है आपको, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से बनाना है। 200 मार्क्स का ये भी है, 2 घंटे का समय है, 80 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि 2.5 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। और निगेटिव जो है जो मार्क्स इसमें भी 1/3 है, एमसीक्यू होता है। इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल जो मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिकल से जो अर्थमेटिक के प्रश्न होते हैं वो भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, स्टैट में भी पूछा जाता है, मेंस में भी। और चार्ट, ग्राफ, टेबल्स ये सब भी आता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो 10th लेवल की चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ऊंचे नहीं पूछे जाते लेकिन सीसेट में, लेकिन फिर भी स्तरीय तो होते ही। तो इनसे आप प्रिलिमिनरी राउंड आप क्लियर होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो तो मैंने बताया, अब उसको विस्तार से क्या कहाँ से क्या पढ़ना है वो सब मैं अगले सेगमेंट में बताऊंगा। अभी आप सिलेबस सिर्फ जानिए, यानी कि प्रीलिम्स का जो होगा मार्क्स कितने का होगा, 400 मार्क्स का, लेकिन आपका मेरिट किस में बनेगा, 200 में, ठीक है। और आपको सीसेट में 33% लाना ही लाना है, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लेना। ये हमारे प्रीलिम्स है। जब आप प्रीलिम्स में compete कर जाएंगे, उसमें आ जाएंगे, तब आप मेन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मेन देंगे। मेन के लिए जो कि आपको अभी से प्रिपेयर रहना। देखो बेटा ध्यान रखो, सिविल सर्विसेज में की तैयारी में लोग पूछते हैं सब्जेक्ट्स क्या ले। देखिए ये इनर चीज़ है, लेकिन फिर भी डायरेक्शंस तो हम लोग देंगे कि आपको क्या क्या लेना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट्स के चुनाव में। अब कुछ बच्चे जो हैं पूछते हैं क्या सब्जेक्ट्स लें। देखो रुचि किस में जगती है आपकी पढ़ करके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे कहने से या किसी के कहने से सब्जेक्ट का चयन नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ के देखिए, उसमें आपकी रुचि जगती है कि नहीं जगती, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे साइंस बैकग्राउंड से कोई बच्चा है और वो अगर मैथ से है, ठीक है, अगर देखिए दोनों एस्पेक्ट्स है तैयारी करने के में, साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है कि आर्ट्स बैकग्राउंड से आया है। ह्यूमैनिटीज़ वाले लड़के हैं उनके लिए तैयारी के तरीके में थोड़ा सा अंतर होगा शुरुआती दौर का, और जो साइंस बैकग्राउंड से आया उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। क्योंकि आर्ट्स वाले लड़के होंगे तो मैं बताऊंगा जब किताबें पढ़ने के लिए, हो सकता है उनका बेस थोड़ा बना हुआ हो, उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन तक पढ़ रखा हो, तो वहाँ पे उनको बेसिक से नहीं पढ़ना है, ठीक, वो बेसिक जानते होंगे। लेकिन आर्ट्स का कोई बच्चा है, सॉरी साइंस का कोई बच्चा है, बीएससी करके आया है, तो शायद उसको बेसिक से चलना होगा। तब मैं उसको कहता हूँ कि एनसीईआरटी को 6 से लेकर के एनसीईआरटी पढ़िए, ताकि टर्मिनोलॉजी को समझ जाइए, बेसिक चीज़ों को समझ जाइए। जब बेसिक आपका क्लियर होगा तभी आप हायर चीज़ को पढ़ पाएंगे। अन्यथा कोई किताब जब आपको मिलेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे हमको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, और फिर आप में फ्रस्ट्रेशन आएगा और आपको लगेगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लायक ही नहीं। ये बीच बीच में आता रहता है, वैसे आपके चाहे आप समझ में रहे चाहे नहीं भी समझ में, लेकिन निराशा का भाव बीच बीच में आते रहता है। लगता है कि गलत कहीं चुनाव तो नहीं कर लिया, तमाम कर लिया। इन सब भाव को मत आने दीजिए, ठीक है। पहली बात ध्यान में रखिए, जिसके पास पेशेंस नहीं है, या जिसके पास, ये भी मैं कहता हूँ कि कुछ बच्चे के पास हो सकता है कि अर्थाभाव हो, पैसे की कमी हो, और बहुत लंबे पीरियड तक उनके गार्जियंस उनको नहीं पढ़ाने की क्षमता रखते हों, तो बेटा आप थोड़ी दिन रुक जाइए, आप कोई छोटा ही जॉब पहले प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए लगिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये है कि आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ,
कोई बच्चे पहले ही चांस में निकल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, मनोयोग के साथ लगने वाली बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फ्रेशर्स ही बैच के निकलते, लेकिन अगर नहीं हुआ 1-2 साल तो फ्रस्ट्रेशन में चले गए, लगा कि जिंदगी ही कुछ नहीं है बची है, ऐसा भाव भी नहीं आना चाहिए। पेशेंस तो जरूर रहना चाहिए, न केवल आपका बल्कि आपके परिवार का भी, वो सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। बहुत मार्केट वाली बात बोल रहा हूँ, हवा में नहीं उड़ा रहा हूँ, ध्यान में रखना। और नहीं तो कोई एक जॉब प्राप्त कर लो, ठीक है, छोटा पहले ही जॉब प्राप्त करो और उसके बाद अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, वो और इंटरव्यूअर पसंद करता है। आप लंबे समय तक तैयारी कर करके पहुंचे 6-7 साल 8 साल, और कोई कहेगा हम जॉब प्राप्त कर लिया कम एज में, उसके बाद तब पढ़ाई जारी रखा, वो इंटरव्यूअर के दिमाग में बहुत अच्छा जा इम्पैक्ट जाता है। वो कहता है ये लड़का बहुत प्रगतिशील है, ऑलवेज आगे बढ़ने की सोचता रहता है। ठीक है, इम्पैक्ट जाता है, ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं किसी कह सकता हूँ कि भाई मैं कहूँ कि भाई क्लर्कियल जॉब हो तो मैं नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। आप अपनी परिस्थितियों को देख लीजिए, आप अपनी के अनुसार ही कोई एक रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप इसी पाथ पर आपको दौड़ना है। गोल एक है, पहुंचना है, उसको कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेथड अपनाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाई का तरीका मैं बता रहा हूँ, कैसे पढ़ना है वो सब बताऊँगा। ठीक है, हर एक वीडियो में फिर लेके आऊँगा कि किसी को याद नहीं रह पाता तो याद कैसे रहे। ठीक है, मैक्सिमम मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अब हम आए मेंस वाले पे कि मेंस में कौन सा सब्जेक्ट्स का चुनाव करना। तो मैंने बात कर रहा था मैथ्स वाले का, तो आप ज्योग्राफी ले सकते हो। ठीक है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो, ये सबके लिए है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात होती है, आधा तो उसमें पॉलिटी है बेटा, और आधा जो है उसमें सुशासन वगैरह हो गया, ये सब तमाम जो चीज़ें हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं। कैसे प्रशासन को और स्वच्छ और संगठनात्मक रूप से और सुदृढ़ बनाया जा सकता है, इन सब बातों को सिखाया जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, वैसे भी आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपको पीए पढ़ना पड़ेगा, वो आप इंटरव्यू के दौरान आपको ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया जाएगा, तो आप वैसे भी पढ़ेंगे, बाद में भी पढ़ेंगे, तो पीए जो है आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री तो है सर्वहारा, ये सबके लिए है, किसी को कुछ ना समझ में आता हिस्ट्री ही ले लेता। सिलेबस थोड़ा वाइड जरूर है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री भी है। साइंटिफिक वे में लिखेंगे हिस्ट्री में अच्छा नंबर आएगा। वे आपका लिखने का तरीका कैसा है, वो बिल्कुल नवीनतम सोच के अनुसार से लिखिए, और उनको इंटरमिंगलिंग करके लिखिए, जिसको वर्तमान संदर्भ से जोड़ के लिखिए, नंबर अच्छे अंक आते हैं। उसके थोड़े तरीके हैं, बताऊंगा कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। जो बच्चा बायोलॉजी का है उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी इज द बेस्ट। आप उसको एंथ्रोपोलॉजी में उनको सलाह दूंगा। मानव का विज्ञान, मानव का शास्त्र है, मानव शास्त्र, कैसे मानव का विकास हुआ, शारीरिक और बौद्धिक दोनों पढ़ाए जाते हैं। शारीरिक में बोन्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, किस प्रकार से उसका आप देखते हैं कि मनुष्य का धीरे धीरे विकास होता है उसके बोन्स में। ठीक है, तमाम ऑस्ट्रियोपिथियस, रामापिथिकस, तमाम दिखेंगे, होमोसेपियंस तक जब पहुंचने में जितने स्टेज होते हैं उन सब को पढ़ना है। ठीक है, एक सेक्शन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है, बाकी फिर सोशियोलॉजी का भी पार्ट हो जाता है, समाज शास्त्र का पार्ट हो जाता है। तो जो समाज शास्त्र के लोग हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि ज़्यादा आप एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए, नंबर अच्छे अंक आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो आपको अंक लाने से भी मतलब है, बहुत ज़्यादा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत दिन कहता नहीं हूँ लेने के लिए, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल जो जितने भी एनालिस्ट होते हैं उनके थॉट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो वो थॉट्स वाले में थोड़ा सा क्लिष्ट है वो, तो इसके लिए अच्छा है वो पीए ले लीजिए, उस पर मज़ा है। उसमें थोड़ा अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस होता है, वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ेदार है, और अपनी बातें भी कह सकते हैं, उसमें अवकाश बहुत है अपने कहने की। तो आप वैसा सब्जेक्ट्स का ही चयन करना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो भाषा लेते हैं, बड़ा मज़ेदार है। अगर किसी को साहित्य पढ़ने का शौक़ है, उसके लिए तो सबसे अप्रोप्रिएट है कोई भाषा ले लेना। अब यूपीएससी के लिए 3 भाषाएं तो निश्चित रूप से आप समझिए बहुत बढ़िया, वह संस्कृत, ठीक है, पाली
वो भी आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य वो भी आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छे अंक आते हैं, बहुत अच्छे अंक आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत लोग अंग्रेजी भी लेते हैं, बहुत लोग उर्दू भी, फारसी भी लेते हैं। ठीक है, देखिए वो सब बहुत स्पेशलाइज है। देखिए परीक्षक के पास क्यों ऐसा होता है, जब साहित्य का जो विद्यार्थी होता है, देखिए इसमें प्योर हिंदी के जो छात्र होते हैं, जो जिन्होंने हिंदी साहित्य लेकर के अपनी एकेडमिक की पढ़ाई की है, और जो हिंदी साहित्य अभी लेते हैं, जैसे बहुत देखिएगा इंजीनियर जितने भी होते हैं, आईटीएन होते हैं, वो साहित्य बहुत ले लेते हैं। ठीक है, एक तो शौक होता है लोगों को थोड़ा सा आर्ट्स के विषय में कुछ शुरुआत करने की, तो नॉवेल पढ़ने लगते हैं, उनसे इनके अंदर में जग जाता है। कुछ में पहले से भी होता है, साहित्य के प्रति लगाव रहता है शुरू से। तो आप वैसे लड़कों का जिसको साहित्य से थोड़ा भी लगाव है, बढ़िया, लेकिन इतना ध्यान में रखिए शुद्ध आप जरूर लिख पाए। बस आप सरल हिंदी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलंकृत भाषा का कोई जरूरत नहीं है कि आप अलंकृत बहुत लिखते हैं, वही है। देखिए यहीं पर डिफरेंस समझ में आ जाता। परीक्षक जब कॉपी जांचता है, तब उसको कॉपी जब उठाएगा, पहला पैराग्राफ पढ़ेगा, उसी से समझ जाएगा कि ये मूल हिंदी का छात्र है कि ये मेरे यहाँ अतिथि छात्र है। अतिथि छात्र का मतलब कि किसी ने ये विषय अभी चयन किया है इसके लिए। वो एक पैराग्राफ पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी वाला जो छात्र होगा वो अलंकृत भाषा का प्रयोग करेगा। ठीक है, निश्चित रूप से वो अलंकारों के बोझ से वो भाषा दबी हुई नजर आएगी, वो समझ जाता है। और अगर उस व्यक्ति से, उस छात्र से थोड़ी भी त्रुटि होती है भाषाई संबंधी, तो ये हिंदी का जो परीक्षक होंगे वो कतई माफ नहीं करेंगे। आप अगर गेस्ट हो और आपसे गलती हो गई समझने में, तो कहेगा ये तो गेस्ट है, गेस्ट तो आया है, तो अतिथि का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उनके भाव रहता है यहाँ पे, तो आपके इसको थोड़ा क्षम करके आपको उसको क्षमा करेंगे वो, और आगे आप ठीक लिखे होंगे तो आपको नंबर उसमें देंगे। लेकिन कोई हिंदी का छात्र अगर इस प्रकार की कोई गलतियां करता है, उसको क्षम्य नहीं है। कि भाषा के साथ ये होता, इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत हिंदी के बहुत अच्छे ग्रेजुएशन और पीजी किए हुए लड़के हैं और सिविल सर्विसेज में लिए हैं, उनको अच्छे अंक नहीं आते। और हम जैसे व्यक्ति जो हिंदी साहित्य के नहीं हैं और वो हिंदी रखे, हिंदी में उनसे अच्छे अंक लेके आते थे। कारण वही रहा होगा। ठीक है, बहुत सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करके, वैसे मेरी अब हो गई है, दूसरी बात है, क्योंकि मेरा इसलिए है वो ज़्यादा कि मैं लिखता रहता हूँ। मैं कॉलेज लाइफ से ही मेरी हॉबी रही है नाटकों का लिखना, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए भी लिखता रहा था, तो ये मेरी हॉबी थी। तो मैं नाटक मेरे लिखे, मैंने बहुत प्रसारण हुए नाटक लिखे, मैं लिखता रहता हूँ। तो इस वजह से थोड़ी हो जाती है मेरी भाषा, थोड़ी हो है, मैं बोल जाता हूँ, मेरी बोलचाल में ही मेरी आ गई है। लोग कहते हैं कि सारा बड़ा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत कोशिश करता हूँ कि नहीं करूँ, लेकिन फिर भी हो ही जाता है, क्योंकि मेरे नेचर में शामिल हो गया, आदत में शामिल है, बोलते बोलते हो जाता है। ठीक है, तो आकाशवाणी में भी बहुत दिन तक उद्घोषक के रूप में भी काम किया। ठीक है, उन सब चीज़ों से आ जाता है थोड़ा, तो आ जाता है, नेचर में शामिल है बेटा। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि वो इसके लिए कोई घबराना नहीं है, मुझे देख के भी नहीं कि मैं इतना अच्छी हिंदी बोल ले रहा हूँ और आप वैसा नहीं लिख पा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है। आप सतही भाषा का प्रयोग कीजिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग कीजिए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, जो संप्रेष्य हो, जो दूसरे को समझ में आ जाए। हम जो समझाना चाहते हैं परीक्षक के समझ में आ जाना चाहिए, तो आप उसका चयन कर लीजिए। आप एकदम कोई पढ़ के देखिए, जो सिलेबस में दिए गए हैं पढ़ने के लिए, गोदान से शुरू कीजिए। मैं गोदान से ही कहता हूँ कि भारत के किसान के चरित्र या पूरे ग्रामीण सभ्यता को अगर समझना है तो गोदान, प्रेमचंद के गोदान को पढ़िए, भारत को आप समझने जग जाएंगे। ठीक है,
तो साहित्य से लगाव अगर है तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं, और उसका चयन करेंगे तो मुझसे भी मार्गदर्शन मिल सकता है। ठीक है, मैं मार्गदर्शन दे दूंगा आपको। ठीक है, ध्यान में रखिए, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं बस सिर्फ आपका मार्गदर्शन करूँगा। मैं आपका जहाँ ही क्लियर नहीं होंगे आप उसको मैं समझाऊंगा कहाँ से पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं ये मत समझिए कि मैं प्रचार कर रहा हूँ कि आप हिंदी साहित्य लीजिए, कि ऐसा नहीं, ध्यान में रखिए। और फिर उसके बाद संस्कृत पे आता हूँ। संस्कृत तो बेटा बहुत अच्छा, बहुत मार्क्स फेचिंग है। अब आप इससे मत डरिएगा कि संस्कृत जो है वो, चूंकि मैं 10th तक पढ़ा था, उसके बाद कुछ पढ़ा ही नहीं तमाम में। संस्कृत में एक आधी दो प्रश्न होते हैं, 2 ही प्रश्न होते हैं पूरे ये में, जो संस्कृत में आपको लिखना है, बाकी सब हिंदी में ही लिखना है। ध्यान में रखिए, तो इसके लिए डरना नहीं है। और ये आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार की, केंद्रीय सरकार की मंशा भी है कि संस्कृत और इससे जनित जितनी भी भाषाएं हैं, आर्य भाषाएं, उन सब का जो है विकास हो, पुनर्स्थापना हो, सब विकसित हो। तो संस्कृत को और सुदृढ़ करने की बात चल रही है, तो यहाँ पे सरकार की मंशा भी होगी, तो ये डायरेक्शंस भी होगा कि संस्कृत में अच्छे अंक दिए जाएं। ठीक है, तो आप संस्कृत का चयन भी कर सकते हैं, ट्रेंड जो है वो उसके अनुसार से भी लेना चाहिए। दिमाग में रखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अंक आते हैं। लोग लेने से डरते हैं, अगर ले लें तो बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद है पाली। अब पाली में एक आधी 2 टीचरें पढ़ाते हैं, लेकिन अगर उनका मार्गदर्शन आपको मिल गया, पाली में बहुत अच्छे अंक आते हैं, क्योंकि देखिए कम कॉपियाँ रहती हैं और आपको, उनको भी लगता है कि मुझे आगे बढ़ाना है। जैसे बिहार में मैथिली है, तो मैथिली में बहुत अच्छे अंक आते हैं, बहुत बच्चे कंप्लीट करते हैं, कम ही कॉपी रहती है। अब मैथिली वाले को लगता है कि इस भाषा को जो है आगे हमको बढ़ाना, एफिनिटी रहता है, अपनी भाषा के प्रति एफिनिटी होती है लोगों की, इसलिए भाषा बढ़िया। इसलिए आप निश्चित रूप से आप किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कि तमाम जितने विषय हैं सब अच्छे हैं, कोई विषय बुरा नहीं। आप कोई भी विषय ले सकते हैं, बस आप उसमें सहज हो, अपने को, अपनी बातों को बढ़िया से रख सकते हो, उसके आपको समझ विकसित हो, वर्तमान संदर्भ में जोड़ने की क्षमता हो, ये सब विकसित करनी होती है। तो पहले क्या करें, उस विषय के क्वेश्चंस पेपर खरीदें, सिलेबस लें, कहीं से किताब एक लें, और उसके बाद क्वेश्चंस के नेचर को समझने का प्रयास करें, पूरा सिलेबस पढ़ें, और रुचि आपकी जगती है तब उसका चयन करें। भले ही चयन में 15 दिन लग जाए, लेकिन रुक करके चयन करना है। ठीक है, और चयन करने के बाद तब आप उसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आए पेपर वाइज पे। तो जो हमारा मेंस है वो कुल मिलाकर 2350 अंक का होता है, जिसमें से 600 अंक के जो पेपर हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स के होते हैं। यानी कि पेपर ए और पेपर बी, ये एक पेपर ए में कंपलसरी जो लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज, उसको पढ़ना हो, 300 मार्क्स का है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का होगा, क्वालिफाई करना है बेटा इसमें। तो ये आप कुछ भी ले सकते हो, हिंदी है, इसके अतिरिक्त जितने भी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं वो सब इसमें शामिल है, आप कोई भी इसमें ले सकते हैं, भाषा को चुन सकते हैं। और पेपर बी में इंग्लिश है, जिसमें 300 नंबर्स का है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, शॉर्ट एसे है, वोकैबुलरी से संबंधित है, वर्ड्स है, ये इस सब पे आते हैं। ग्रामेटिकली कुछ एरर दिए रहते हैं, कॉमन एरर दिए रहते हैं, उन सब संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आपको इसमें भी क्वालिफाई करना है। इन दोनों के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुटेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आपको पास करना है। देखिए ज़रूरी है पास करना, जब आप अगर पास नहीं करेंगे तब वहाँ से येलो कार्ड आ जाता है कि आप जो है अपने भाषा इम्प्रूव करिए, तभी आप सिविल सर्विसेज के लायक होंगे। आपकी कॉपी ही नहीं जचेगी, उसके बाद आप कितना अच्छा लिखे होंगे। तो सबसे पहले भाषा की जांच होती है। इन दोनों में जितने क्वालिफाई होते हैं उन्हीं का कॉपी निकलता। ठीक है,
अब आइए कि जो एडिटिव मार्क्स होंगे वो कितने होंगे। 1750 अंक के परीक्षाएं होती हैं जिस पर मेरिट तैयार होता है। इसमें 250 अंक के आपको 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर पढ़ने हैं और एक एसे का और एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें 4 और 2 6 7 पेपर, 5 पेपर जो होगा ये एसे लेकर के 5 पेपर जनरल स्टडीज़ के और 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो हम आते हैं पेपर फर्स्ट पे, वो है एसे। ठीक है, ये एसे जो है वो 250 अंक का होगा। ये 3 घंटे में 2 एसे लिखने हैं। इसको 2 सेक्शन में बांटा गया। 2 सेक्शन से एक एक आपको चयन करने हैं और 2 एसे लिखना है। 125 मार्क्स 125 मार्क्स का। हम लोगों के समय में 200 मार्क्स का हुआ करता था और उसको हम लोगों को लिखना होता था एक ही। अब आप लोग को 250 मार्क्स में 2 में बांट दिया। ठीक है, अब जो बेटा एसे है, अब एसे की तैयारी करना, कुछ लोग बुक पढ़ते हैं बहुत ही, ठीक है, शैली याद करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एसे एक ऐसी चीज़ है अच्छा अंक लाने के लिए। देखिए जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो अगर एसे में आप चयन करते हैं तो आपको एवरेज नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। एवरेज से ऊपर नंबर लाने के लिए आपको ऐसे विषय का चुनाव करना है, ऐसे टॉपिक का उसमें चुनाव करना है जिसमें कुछ थॉट्स आप अपने रख सकते हैं, और वो सेक्शन ह्यूमैनिटीज़ वाला ही ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे किसी समाज की समस्याएं दे दे कि भारत में महिलाओं की समस्याएं या महिला की क्या भूमिका है समाज में, तमाम ऐसे स्थिति के बारे में ऐसे प्रश्न आ जाए। ऐसे कोई चयन कीजिए जिसमें आप पूरे भारत की तस्वीर महिलाओं के संदर्भ में रख सकें। ठीक, अगर कुछ फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं जहां आप अपने मत रख सकते हैं। ठीक है, बहुत जो प्रश्न जैसे विज्ञान को लेकर के तमाम है, ऐसा नहीं कि वो बुरा है, लेकिन बहुत लोग इसी का चयन करके लिखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास शब्द की कमी है, बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग फैक्चुअल दे दे के और ऐसे को ख़त्म कर देते हैं। वैसे बच्चों को बहुत अच्छे अंक नहीं आते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा मैं ऐसे के संबंध में विश्लेषण बड़े अच्छे ढंग से करता हूँ और बच्चों में एक्सपर्ट रहा हूँ। ठीक है, मैं यूपीएससी को बहुत लंबे समय से ऐसे के बारे में बताता रहा हूँ। ठीक, तो इसीलिए आप लोग से भी कह रहा हूँ कि ऐसे के संबंध में, जैसे मान लो कि मैं हो सकता सब्जेक्ट की दिन तैयारी करूँगा, आज मैं नहीं बताऊँगा, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं एक दिन सब पर बताऊँगा, ज़्यादा बेहतर, वरना फिर लगेगा कि बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट डे आए हम पेपर 2 पे, और वो है जनरल स्टडीज़ 1, यानी जनरल स्टडीज़ का पहला पेपर 250 अंक का है। इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी कि इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 चीज़ें हैं। इसमें कल्चरल हेरिटेज वाली जो चीज़ें हैं वो जोड़ी गई हैं। इंडियन जो हमारे हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में ये कल्चरल हेरिटेज को जोड़ा गया। ज़्यादा है तो उसी का अंग, लेकिन इस पर ज़्यादा एम्फेसिस अलग से दिया गया कि तमाम जितनी संस्कृति के अंतर्गत जितने भी मंदिर मस्जिद है, तमाम हमारे यहाँ जो फोक डांसेस, फोक ये सब कल्चरल एस्पेक्ट्स है। संगीत, हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत, तमाम जितनी तरह की चीज़ कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत ही आता है। यानी सांस्कृतिक धरोहर जितनी बातें हैं, जितने मंदिर हैं तमाम हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सब के आर्किटेक्चर और क्या के संबंध में विस्तार से। ठीक है, इस पर कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए सब मैं अगले सेगमेंट में बताऊंगा। तो ये हमारा होगा पहला पेपर जीएस का। दूसरा पेपर है जीएस का, वो है कि गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि कहने का अर्थ ये जो इंडियन पॉलिटी है वो हमारे सेकेंड पेपर में है। इसमें पॉलिटी के साथ साथ इसमें हमको पढ़ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी आईआर, यानी भारत का अन्य विदेशी देशों के साथ क्या संबंध है, ये करंट के साथ पहले से लेकर वर्तमान तक को जोड़ना।
तब सब पूरा पढ़ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में, और इसमें पूरी पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, जितना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पढ़ना है, गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ना है। ये हमारे सेकेंड पेपर में है। थर्ड पेपर जो है हमारा जनरल स्टडीज़ का थर्ड पेपर, यानी पेपर 4 होगा वैसे ऐसे के क्रम में अगर आप देखें तो पेपर थर्ड में जो पढ़ना है वो भी 250 मार्क्स का है, और इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है। इसमें इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है पूरा पढ़ना, और साथ साथ इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चीज़ है, ये सब इसमें अंतर्गत में आता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला चीज़, ठीक है, वो सब साइंस टेक्नोलॉजी का चीज़ है, उसी में आ जाता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, सुरक्षा के बारे में, आंतरिक सुरक्षा, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो इसके ये थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज़ का थर्ड। जो पेपर 5वां है और जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 होगा उसमें ये भी 250 मार्क्स का, ये सब 250 मार्क्स के हैं, और सब के लिए टाइम अलॉटेड 3 आवर्स ही है। इसमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बड़ा इसमें मोरल जो है, आप एजुकेशन जो बच्चों में 10th तक दी जाती है, देखिएगा मोरल साइंस एक पेपर रखा जाता है, तो वो एथिक्स ही बताता है। इसी चीज़ को गवर्नेंस में एथिक्स क्या होना चाहिए, एक प्रशासक के तौर पर उसमें आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसका टेस्ट है। ये बहुत अच्छा है एथिक्स वाला पेपर। हम लोग के समय में ये एथिक्स पेपर था नहीं, ये एथिक्स पेपर बाद में जोड़ा गया, तो ये बहुत अच्छा पेपर था, है एथिक्स का पेपर। और इससे आपके प्रशासक के जो गुण हैं वो आप में है कि नहीं, इसका परीक्षण भी होता है रिटेन तौर पर। तो इतने उसके बाद जो है जीएस का पेपर समाप्त होने के बाद सब्जेक्ट्स आते, जो आप पेपर लेंगे उसके 2 पेपर आपको 250 मार्क्स के ऑप्शनल्स के पेपर होंगे, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शनल पेपर होंगे उसके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होते हैं, और इसके आधार पर जब कभी भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके फर्स्ट पेपर क्या होंगे, सेकंड पेपर क्या होंगे, सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो उन सब की बातें हम आम तौर पर जो होता है कि एक जो जैसे कोई साहित्य ही लें तो हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भाषा और साहित्य होता है, और सेकंड जो पेपर होता है वो अप्लाइड होता है, यानी हिंदी के अप्लाइड चीज़ें, यानी किसी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। जैसे कबीरदास के बारे में, सूरदास के बारे में, जैसे आप तुलसीदास के बारे में, ठीक है, प्रेमचंद जी के बारे में, उनके उपन्यास के बारे में, तो उससे पर्टिकुलर किताब रहता है, और उसी के ऊपर आ रहा मेंस के सारे पेपर जो सब्जेक्ट्स हैं और जीएस के पेपर, यानी कुल मिलाकर के 4 जीएस के पेपर हुए, 1 एसे का पेपर हुआ, और 2 हमारे ऑप्शनल पेपर के क्वेश्चंस हुए, पेपर हुए। तो कुल मिलाकर इतना मेंस का पेपर है। इसी पर आपका जो मार्क्स है वो निर्धारित होगा मेरिट का। इसमें जब आप कट ऑफ से कुछ 100 नंबर से अधिक रहेंगे तभी आप बढ़िया पद प्राप्त कर पाएंगे। पिछला जो कट ऑफ रहा था जनरल का वो 751 रहा था 2019 वाले में, 20 वाला तो आंकड़ा अब आने वाला, तो 751 नंबर थे कट ऑफ में, यानी कि इतने मार्क्स नहीं चाहिए, कम से कम 850 अगर आप लाते हो मेंस में, तब तनाव रहित होकर के आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप अपना टारगेट 850 रखिए, 800 से 850 से 850 के बीच में आएगा, और फिर इंटरव्यू में आप फिर सामान्य नंबर भी आता तब भी आप आ जाएंगे निश्चित रूप से। और आईएएस प्राप्त करना हो तो और अच्छे अंक लाने पड़ेंगे, और तब उसके बाद मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो ये हमारा सेक्शन था, ये सिलेबस का सेक्शन था। अब अगले सेक्शन में हम आएंगे तो आपको बताएंगे अगले वीडियो में
कि हर एक सेक्शंस को पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तक आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इतना आप बढ़िया से समझिए, सिलेबस जरूर आपको दिमाग में होना चाहिए और क्या क्या पेपर पढ़ने हैं वो सब क्लियर होना चाहिए, और सब्जेक्ट का चयन आप कर लें। चयन के पीछे आपको कैसे क्या रहेंगे वो मैंने बताया आपको, आप कैसे चयन करेंगे ये प्रक्रिया मैंने बताई, उस पर आप अमल करिए। और समझ में ना आता हो तो फिर आप हमसे फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप या लिख करके बात कर सकते हैं। आप मेरे ब्लॉग पे जाइए और वहाँ पे आप लिखिए, मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेटा और चयन करने में, और कौन सी पुस्तक पढ़ के चयन करो, ये सब चयन कर लो। अभी समय है, और उसके बाद जो बिगनर्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है, आप अभी से ही इसका इस्तेमाल करिए समय का, और चयन कर करके और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।